नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां किसी भी शहर के लिए प्राणवायु का काम करती हैं। खास तौर पर ऐसे माहौल में एक अजीब सा वातावरण जो चारों तरफ बना हुआ है, इस तरह की गतिविधियों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसी शायर ने लिखा है कि अजब सा शोर गूंगे कर रहे हैं, अजब सा शोर गूंगे कर रहे हैं जो बहरों को सुनाई दे रहा है। हमें अफसोस है घर टूटने का, उसे हिस्सा दिखाई दे रहा है। मित्रों, वातावरण ऐसा है कि अगर कोई घर टूटता है तो किसी को हिस्सा दिखाई देता है। ऐसे माहौल में सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये गतिविधियां कहीं ना कहीं हमारी संवेदनाओं को छूती हैं। गाजियाबाद में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के मामले में सरकारी और प्रशासनिक प्रयासों की स्थिति ऐसी है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, यानी नगण्य, लगभग शून्य। इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों से गाजियाबाद में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। मित्रों, ये हमारा 100वां एपिसोड है। इस विशेष एपिसोड में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं एक ऐसे काव्य उत्सव की जिसमें 100 से ज्यादा रचनाकारों ने एक मंच से काव्य पाठ किया। गाजियाबाद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जबकि हिंदी भवन जैसे प्रतिष्ठित मंच पर 100 से ज्यादा कुल 131 रचनाकारों ने काव्य प्रस्तुति दी। गाजियाबाद एक ऐसा शहर है जो कभी क्राइम सिटी के नाम से बदनाम था। कुछ वर्षों पहले तक अपहरण और फिरौती गाजियाबाद की पहचान हुआ करते थे। बरसों तक एक दौर ऐसा भी चला जब दो राजनीतिज्ञों की गैंगवार के बीच कितने ही लोग मारे जाते रहे। उस आपराधिक कुख्याति के अलावा भी अक्सर गाजियाबाद के बारे में कहा जाता रहा है कि यहाँ लोहे सीमेंट की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तो बहुत तेजी से खड़ी हुई हैं, लेकिन साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की कमी हमेशा ही बनी रही है। लेकिन धीरे धीरे ये कमी भी दूर होती चली गई है और आज गाजियाबाद सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों के मामले में किसी भी बड़े से बड़े शहर से मुकाबला कर रहा है। एक मंच पर एक साथ 131 कवि और कवियत्रों का काव्य पाठ भी इस बात का एक प्रमाण है। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं कि समाज में रचनात्मक बदलाव साहित्य के माध्यम से ज्यादा तेजी के साथ लाया जा सकता है। राजनीति, सियासत बदलाव की बात तो करती है, लेकिन उसका बदलाव अपनी ही तरह का होता है, अपने हिसाब से होता है, अपने हितों को देखते हुए होता है। इस पर एक शेर में अक्सर पढ़ता हूं कि सियासी बस्तियां हैं ये, यहां खतरे दुतरफा हैं। सियासी बस्तियां हैं ये, यहां खतरे दुतरफा हैं। नजर सांपों पे रखनी है, सपेरों से भी बचना है। इसलिए अगर हम सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना ही होगा। खुशी की बात है कि गाजियाबाद इस क्षेत्र में भी लगातार प्रगति कर रहा है। दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के 100वें एपिसोड में मैं अपने पहले एपिसोड का जिक्र करना चाहता हूं जो हमने पूरी तरह से गाजियाबाद पर फोकस करते हुए बनाया था। उस एपिसोड में हमने जहां गाजियाबाद के इतिहास की बात की थी, वहीं इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उस एपिसोड की एक झलक दिखाना चाहता हूं कि हमने क्या क्या कहा था गाजियाबाद के बारे में। क्या है गाजियाबाद, कैसा है गाजियाबाद? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के वजीर गाजिउद्दीन ने 1740 में गाजियाबाद की स्थापना की थी। उसके नाम पर तब इसे गाजिउद्दीन नगर कहा जाता था। 1864 में यह शहर रेल सेवा से जुड़ा तो गाजिउद्दीन नगर नाम को छोटा कर गाजियाबाद कर दिया गया। पहले नगर दिल्ली गेट, डासना गेट, सिहानी गेट और घंटाघर यानी जवाहर गेट के बीच में ही बसा था। अब वो क्षेत्र शहर के बीचों बीच का एक महत्वपूर्ण बाजार है। गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर का एक महत्वपूर्ण शहर है। इसे गेटवे ऑफ यूपी कहा जाता है। सन 2006 में न्यूज वीक इंटरनेशनल मैगजीन ने गाजियाबाद को विश्व के 10 प्रगतिशील शहरों में शामिल किया। तो 2011 की सिटी मेयर फाउंडेशन की रिपोर्ट में गाजियाबाद को दुनिया में दूसरे नंबर का तेजी से विकसित होता हुआ शहर माना गया। 2020 के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार भारत में रहने योग्य सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में गाजियाबाद का नाम 30वें नंबर पर है। जी हां, 30वें नंबर पर। दोस्तों, 14 नवंबर 1976 से पहले गाजियाबाद मेरठ जनपद की एक तहसील था, छोटी सी तहसील। तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने गाजियाबाद को अलग जनपद बनाया। यमुना से लेकर गंगा तक का क्षेत्र गाजियाबाद जनपद में रहा है। जनपद के रूप में बाद में अस्तित्व में आए गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ गाजियाबाद का हिस्सा हुआ करते थे।
प्रमुख औद्योगिक नगर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में चले जाने और धार्मिक नगरी गढ़मुक्तेश्वर के हापुड़ जनपद में चले जाने के बाद भी गाजियाबाद का औद्योगिक, व्यापारिक, धार्मिक और राजनीतिक महत्व जरा भी कम नहीं हुआ। गंगा के किनारे लगने वाला कार्तिक पूर्णिमा का मेला पूरे क्षेत्र की धार्मिक पहचान बना हुआ है। मौजूदा गाजियाबाद का क्षेत्रफल 1034 वर्ग किलोमीटर है। इस जनपद में 205 गांव हैं और कुल आबादी है 35 लाख। इनमें 18,60,000 से अधिक पुरुष और 16,60,000 से अधिक महिलाएं हैं। जनपद की साक्षरता दर लगभग 85% है। जी हां, 85%, जो अपने आप में काफी अच्छा माना जा सकता है। दोस्तों, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के साथ गाजियाबाद का नाम जुड़ा हुआ है। आजादी की पहली लड़ाई गाजियाबाद में हिंड नदी के किनारे लड़ी गई। उस लड़ाई में मारे गए अंग्रेज अफसरों की कब्रें आज भी मौजूद हैं। दादरी और धौलाने के कुछ गांव ऐसे हैं जहां आजादी के लिए संघर्ष कर रहे देशभक्तों को खुलेआम पेड़ों से लटकाकर फांसी दी गई। अंग्रेजों से लोहा लेने के कारण यहां के 5 गांव बागी करार कर दिए गए थे। यह ग्यासपुर, खिंदोड़ा, भनेड़ा, सुहाना और कुम्हेड़ा। मित्रों, 2006 में गाजियाबाद को दुनिया के 30 प्रगतिशील शहरों की सूची में रखा गया था और 2010 में तेजी से विकसित होता हुआ दुनिया का दूसरे नंबर का शहर बताया गया था। लेकिन यह सच है कि उस प्रगति के दौर में भी गाजियाबाद सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र में उतना आगे नहीं था जितना कि आज है। अब यहां हर महीने अच्छे नाटक, कवि सम्मेलन, मुशायरे और अन्य साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। किसी शायर ने कहा है कि शेर में वो तस्वीर बनाई जा सकती है, शेर में वो तस्वीर बनाई जा सकती है जो अंधों को भी दिखलाई जा सकती है। शायरी, गीत, गजल, कविता में वो ताकत होती है कि उनके माध्यम से ना समझ या कम समझ वाले लोगों को भी कुछ समझाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ समझाने की कोशिश 131 रचनाकारों में से कई रचनाकारों ने की। देखिए उसकी एक झलक। दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए, शाम तक बैठे रहे। मैं अभी सिर्फ बच्चा था पर मेरी माँ मुझको ख्वाबों में दूल्हा बनाती रही। कि दुश्मन से टक्कर लेना मजबूरी था, सरहद पर टिकना भी बहुत जरूरी था। कि सौ पर इकलौता था पर भारी था, गलत इरादों की गर्दन पर आरी था। बुजुर्गों के निरादर से तुम्हें हो या ना हो, लेकिन अकीदत की मजारों को बड़ी तकलीफ होती है। राम नाम उद्घोष से मन में हर्ष समाए, राम नाम भज लीजिए मन शीतल हो जाए। मित्रों, जहां हम गाजियाबाद के स्वस्थ साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण की बात कर रहे हैं, वहीं यह बता देना भी जरूरी है कि इस क्षेत्र में जो भी काम हो रहा है वो लगभग 100% प्राइवेट तौर पर हो रहा है। यानी इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग और संस्थाएं ही गाजियाबाद के साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें सरकारी प्रयास लगभग शून्य है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात कही जा सकती है, लेकिन सच यही है। किसी भी सरकारी स्तर पर, चाहे जिला प्रशासन की बात हो, पुलिस विभाग की बात हो, अरबों रुपयों के बजट वाले गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बात हो, नगर निगम की बात करें, हम जिला पंचायत की बात करें, और तो और जनपद में जितनी भी नगर पालिकाएं हैं उनकी बात करें, नगर पंचायतों की बात करें, किसी भी तरह से सरकारी स्तर पर गाजियाबाद के साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे। सरकारी प्रयास ना होने के बावजूद प्राइवेट लोगों द्वारा जो प्रयास हो रहे हैं, यहाँ के नागरिकों द्वारा जो प्रयास हो रहे हैं, उन्हें मैं अपनी भाषा में कहूं तो सरकारी प्रयास नहीं हो रहे, लेकिन असरकारी प्रयास हो रहे हैं और उनका असर भी देखने को मिल रहा है। सरकारी उदासीनता का सबसे बड़ा प्रमाण नगर निगम द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय सभागार है, जिसका लोकार्पण खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। लगभग 3 दशक के इंतजार के बाद यह ऑडिटोरियम बनकर तैयार हुआ था और इसको संचालन के लिए निजी हाथों में दे दिया गया था। बाद में विवाद होने पर इस पर नगर निगम की तरफ से सील लगा दी गई।
किसी भी साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ये सभागार उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका किराया ही इतना ज्यादा रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था उस तरफ रुख ही नहीं कर पाते। सरकारी उदासीनता के बावजूद 131 लोगों के काव्य पाठ जैसे आयोजन होना बड़ी बात है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार फिर से देखते हैं 131 रचनाकारों के काव्य पाठ के काव्य उत्सव की कुछ झलक। कलमकार की जिंदगी बसी कलम में यार, कलम बिकी तो मौत है, कलम थकी तो हार। तुम ही तो मेरे प्यारे परम मीत हो, तुम ना हो तो है सूना ये जीवन मेरा। तुम्हारी याद संदन की हवा सी, तुम्हारी याद उल्फत की दुआ सी, तुम्हारी याद वीरानों में हलचल, तुम्हारी याद वीरानों में हलचल, तुम्हारी याद नदिया की सिकलकल। रिश्तों की अनुभूति जगत में लोग कहाँ अब करते हैं, दोयम हुए खून के रिश्ते मन में नहीं ठहरते हैं। उनको पुरुषोत्तम बनाने मैं चली थी और जानती थी भाग्य द्वारा मैं चली थी। भूली बिसरी मैं एक परंपरा हूँ, हाँ वही मैं मन खरा हूँ, हाँ वही मैं। मन में शंका कोई भी न बाकी रहे, नेह विश्वास का पूर्ण परिणय तो दो। क्या एक तमाचा खाकर के भी गाल दूसरा वारोगे, बस एक वोट के लालच के कारण ही चुप्पी धारे हैं, रणभूमि में नहीं हटे हम तो टेबल पर। जो लुभाती है हमें ऐसी बीमारी है, जिंदगी से जंग जारी है। सच्चाई की राह चलूं तो सुखद मिले परिणाम, तुम्हारा है अभिनंदन, सियापति है अभिनंदन। तो साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के क्षेत्र की बात की जाए तो लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि इसका किराया और जनरेटर आदि का खर्चा भी कम नहीं है, लेकिन हिंदी भवन समिति अपने आयोजन ही इतने अधिक संख्या में रखती है कि साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिरुचि वाले लोगों की प्यास काफी हद तक बुझती रहती है। हिंदी भवन समिति के अध्यक्ष ललित जायसवाल कवि नगर रामलीला कमेटी के भी अध्यक्ष हैं। कवि नगर रामलीला के स्टेज के नीचे भी उन्होंने एक नए ऑडिटोरियम का निर्माण कराया है, जिसे जानकी सभागार नाम दिया गया है। इसमें लगभग 350 लोग बैठ सकते हैं। इसका किराया बहुत ही कम रखा गया है। ललित जायसवाल लगातार सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रहते हैं। उत्तर भारत के सबसे बड़े कवि सम्मेलन में शुमार 88 कवि सम्मेलन जो कविनगर रामलीला मैदान में होता है, वो भी ललित जायसवाल की ही देन है। 22 जनवरी को हिंदी भवन में 131 रचनाकारों के काव्य पाठ से पूर्व 28 दिसंबर को कविनगर रामलीला मैदान के नवनिर्मित ऑडिटोरियम में इसी तरह से काव्य उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें 67 कवियों और कवियत्रियों ने काव्य पाठ किया था। उन सभी रचनाकारों और कुछ अन्य रचनाकारों, कुल मिलाकर 90 रचनाकारों की एक रचना का साझा काव्य संग्रह तवज्जो के नाम से छापा गया, जिसका विमोचन भी 22 जनवरी के कार्यक्रम में विधायक संजीव शर्मा, भाजपा नेता पृथ्वी सिंह कसाना, ललित जायसवाल और अन्य लोगों ने किया। शिक्षाविद और भाजपा नेता पृथ्वी सिंह कसाना के जन्म दिवस पर 2016 से प्रत्येक वर्ष कवि सम्मेलन का आयोजन होता आ रहा है। इस बार केवल 7-8 कवियों का ही कवि सम्मेलन ना कराकर गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों के 100 से ज्यादा रचनाकारों के साथ काव्य उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया था और ये संख्या 131 तक पहुंच गई थी। आइए एक बार फिर देखते हैं इस ऐतिहासिक आयोजन की कुछ झलक। मेरे कान्हा से सुंदर और कोई लग नहीं सकता, मगर है शर्त बस इतनी नजर राधा के जैसी हो। चाहे देश निकाला दे, सच को सच ही बोलूंगा मैं, चाहे विष का प्याला दे। आसान नहीं है इश्क की मंजिल मियां नवेद, ये फिर हवा में तीर चलाते हो किस लिए। चेहरा ही नहीं भाई किरदार पढ़ाकर, हम जैसे दीवानों के अशआर पढ़ाकर। कोई कहता है कि प्यार एक बार होता है, कोई कहता है कि प्यार बार बार होता है। मैं कहती हूँ कि अगर अच्छा इंसान मिल जाए तो प्यार उसी से हर जन्म और हर बार होता है। हवा का रुख बदलने का इरादा जब भी आया है, तुम्हें अपनी तरफ
सारे जहां में मैंने पाया है। अपना अर्पण भूल गई हूँ गली तुम्हारी। गरीबों की दुआएं भी कभी सुन लेगा ईश्वर भी, तुम्हारा इस तरह कहना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा दौरे मुफलिसी है और शहरे शदर हैं वो, हर घटिया नज्म उनकी दिलचस्प बताना है। खो गई है चांदनी बेवक्त की बरसात में, आएगी कब फिर सुनहरी रात वो सौगात में। सत्य सनातन भव्य दिव्य है ये मेला अलबेला, महाकुंभ का मेला है ये। दोस्तों, हिंदी भवन गाजियाबाद में 8 घंटे से अधिक समय तक चले इस कार्यक्रम का आयोजन साहित्य प्रोत्साहन समिति की तरफ से किया गया। इस समिति के साथ सांसद अतुल गर्ग, विधायक संजीत शर्मा, पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बलदेवराज शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार सलामत मियां, भाजपा महामंत्री पप्पू पहलवान, पिलखवा नगर पालिका के चेयरमैन विभू बंसल और आशु बिंदल, सीपी सिंह तालियान, गौरव गर्ग, अंकुर अग्रवाल, संदीप सिंगल, अनिल सामारिया, रवि कुमार जैसे शख्स जुड़े हुए हैं। मैं इस समिति का संयोजक हूं। वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर रमा सिंह ने इस भव्य काव्य उत्सव की अध्यक्षता की, जबकि विश्व प्रसिद्ध शायर विजेंद्र सिंह परवाज और विधायक संजीत शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशेष अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध कवित्री अंजू जैन, कवि और स्तंभकार रवि अरोड़ा और कवि डॉक्टर चेतन आनंद ने शिरकत की। तो मित्रों, इस एपिसोड में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रशासनिक विभागों की भागीदारी भी अब होगी। अगर ऐसा होता है तो गाजियाबाद का साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण और बेहतर होगा और इसका पूरा लाभ शहर को मिलेगा, जनपद को मिलेगा, जनपद वासियों को मिलेगा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज, नमस्कार।